लॉकडाउन के बीच राजस्थान के कोटा से यूपी के छात्रों को लेकर 100 बसें कल रात रवाना हो गई हैं। अभी 150 और बसें कोटा में तैयार खड़ी हैं। आपको हम ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, कल रात ही 100 बसें रवाना हो गई थी। अब दूसरे खेप का इंतजार किया जा रहा है। जो फंसे हुए छात्र हैं वो राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन इस बीच बिहार सरकार ने एक तो मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई हमारे छात्र यहां नहीं आएंगे और राजस्थान सरकार को भी लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सभी यूपी के छात्रों को अलग अलग जिलों के लिए रवाना ये बसें लेकर के होंगी। और कोटा में चूंकि इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग यहां पर ये छात्र कर रहे थे, लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए थे, इसलिए लगातार छात्र चाह रहे थे अपने घर जाना। ये छात्र लगातार अपने घर जाने की गुहार भी कर रहे थे। आखिरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनके लिए ये बसें भिजवाने का फैसला किया। बसों के साथ पुलिस अधिकारी भी पहुंचे। छात्रों ने योगी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन आपको बता दें इसके साथ ही साथ सियासत भी तेज हो गई। यहाँ पे हम लोग 2-3 हफ्ते से फंसे हुए हैं, तो ये सरकार का एक बहुत अहम फैसला है। योगी सरकार और भी मतलब अच्छे फैसले लेते आए हैं, जैसे कि उस दिन वहाँ पे मतलब मुरादाबाद में जो घटना हुई थी उस पे भी उन्होंने एनएसए लगा के मतलब अच्छा एक्शन लिया है। और इसमें भी जो बच्चे फंसे उनकी मदद कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोग का एग्ज़ाम भी नहीं हो रहा है मतलब, और ना खाना ठीक से मिल रहा था, तो काफ़ी फंसे थे, तो काफ़ी मदद हो रही है। अच्छा लग रहा है मतलब कि वो थोड़ा हमारे लिए कॉशियस है कि वो अपने बच्चों के लिए मतलब कि अपने स्टेट के रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे और स्टेट के बच्चों, जैसे बिहार वगैरह में जैसे बच्चे गए वहाँ पर मना भी कर दी बच्चों से, कितने बॉर्डर पर रोक दिया, तो वही कहते हैं थोड़ा अच्छा तो लग ही रहा है। लेकिन साथ में हाँ थोड़े आप प्रॉब्लम वगैरह आप देखो जैसे हो रही है, तो अभी मतलब कि प्रॉपरली सेटिस्फाइड तो तभी होंगे जैसे अब अच्छा हमारा कोई बिल्कुल वेलबिंग तरीके से हम लोग घर पर पहुँचा दिया जाए। 3 हफ्ते से जब से लॉकडाउन हुआ है परेशानी बढ़ गई है। हमारे टेस्ट पेपर्स कैंसिल हो गए हैं और मेस की बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ हमें पता नहीं होता कि खाना कैसे मिल रहा है, बस आँख मूंद के भरोसा करना पड़ता है। और रही बात सरकार का फैसला ठीक तो है, लेकिन थोड़ा जल्दी रहना चाहिए था। काफ़ी 20 दिन हो गए आसपास, काफ़ी दिन से यहाँ परेशान भी थे, अच्छा खाना भी नहीं मिलता था और काफ़ी पढ़ाई में भी डिस्टर्बेंस था। तो गवर्नमेंट ने अच्छा डिसीजन लिया है कि हमें यहाँ से निकाल रहे हैं, लेकिन पहले लेना चाहिए था। काफ़ी देर हो गई, लेकिन अच्छा है, देर है दुरुस्त है। क्या नाम है आपका? आदित्य मौर्य। आदित्य मौर्य। और मुझे कुल 100 बसें मिली हैं। 100 बसों में यहाँ के कोटा में जो लड़के तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों को ले जाना है। कैसे रूट बनाया गया है सर इनका? सर मेरा जो रूट है वो झांसी होके हम लोग पूरा जिस तरह से माननीय सर हमारे मुख्यमंत्री जी ने या जिस तरह से लोगों ने वो सरकार ने जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 1 मीटर का जो दायरा है उसका पालन करा। शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। शिवेंद्र, एक बड़ा फैसला जिससे छात्र तो खुश हैं, लेकिन साथ ही साथ सियासत भी शुरू हो गई है कि अगर ये फैसला छात्रों के लिए किया गया तो उन मजदूरों का क्या जो कि सड़कों पर घंटों बैठे रहे परिवार के साथ और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। शिवेंद्र, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? एंकर की आवाज दीजिए। शिवेंद्र, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है, हम कोशिश कर रहे हैं शिवेंद्र से कनेक्ट करने की। शिवेंद्र, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये खबर एक अच्छी खबर जरूर है छात्रों के लिए, लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल अब उठ रहा है सियासी हलके में कि मजदूरों के लिए इस तरह का कोई फैसला, कोई निर्णय क्यों नहीं लिया राज्य सरकारों ने। योगी के ऑपरेशन कोटा पर नीतीश कुमार ने सवाल उठाए हैं और यह कहा है कि योगी सरकार स्टूडेंट्स को निकालकर लॉकडाउन का मजाक बना रही है। साथ ही नीतीश कुमार ने बिहार के कोटा में रह रहे छात्रों से भी अपील की है कि वो वहीं रहें और लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें। तो आपको बता दें, देर रात 3000 छात्रों को लेकर यूपी रवाना हुई है 100 बसें। दूसरी खेप जाने वाली है। सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। वो बच्चे होनहार बच्चे जिनका भविष्य है, अब जो तयशुदा मानक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम मिनिस्ट्री के द्वारा जो तयशुदा मानक है कि जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन में भी ऐसी बातों की चर्चा नहीं है। इसलिए हम तो विनम्रता पूर्वक अनुरोध करेंगे, मानवता की रक्षा के लिए एकमात्र विकल्प है लॉकडाउन। परेशानी है, तनाव है, उनको सुविधाएं देने में परस्पर सहयोग करें, यही आज के दौर में अपेक्षित है।
और स्वच्छता में देश का नंबर 1 शहर मध्य प्रदेश में कोरोना का सबसे बड़ा एपिसेंटर बन गया है। हम बात इंदौर की कर रहे हैं, जहां पर कोरोना से बेकाबू हालात को संभालने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। शहर में सन्नाटा पसरा है, कई इलाके सील हैं, सड़कें सुनसान हैं, गलियों में आवाजाही बंद है, लेकिन कोरोना फुल स्पीड में है। मरीजों की तादाद हर दिन बढ़ रही है। महामारी की स्पीड ऐसी कि सरकार से लेकर प्रशासन तक सब अवाक है। कुछ अस्पताल बंद हो गए थे या होने की कगार पे थे, उसको भी हम लोगों ने चालू करा दिया है। कई जगह बोर्ड लगा दिए थे लोगों ने कि कोरोना वायरस की वजह से बंद है, उनको भी सख्ती से चालू कराया है और लोगों को बोला है कि आज जनता को सेवा की आवश्यकता है, आज करना बाध्यकारी है इनके लिए। उसमें भी आदेश जारी किए हैं। धीरे धीरे अस्पताल की मैनेजमेंट जो ग्रीन अस्पतालों का है, क्योंकि मरीज कोविड से ज़्यादा अन्य श्रेणी के मरीज 90% से अधिक जो है कोविड से भिन्न मरीज रहते हैं, तो उनकी भी चिंता हम लोगों को करनी है। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1308 हो गए हैं। उनमें से अकेले इंदौर में मरीजों की संख्या 842 है, जहां पूरे मध्य प्रदेश में 57 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है, जिनमें सिर्फ इंदौर के 47 लोग शामिल हैं। जितने भी हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, हाई रिस्क कोरोना संभावित पेशेंट्स हैं या संभावित व्यक्ति हैं, उन सबका इंडिविजुअल वही 3000 लोग क्वारंटाइन में हैं हम लोगों के, उन्हीं की सैंपलिंग की थी हम लोगों ने। और अब हमारे पास में हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स का बहुत ज़्यादा संख्या ऐसी है नहीं जिसको हम आइडेंटिफाई करें। हमारे जो भी डेथ रेट थे कब्रिस्तानों के, वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गए हैं। जो हमारे येलो पेशेंट्स ओपीडी में जा रहे थे येलो अस्पतालों में, उसमें संख्या में बहुत कमी आई है और थोड़ा कंफर्टेबल स्थिति शहर की हुई है। और इस वक्त भोपाल में मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, सीधे हिमेंद्र से जानते हैं अपने संवाददाता से। हिमेंद्र, जानना चाहेंगे, लगातार इंदौर का नाम स्वच्छतम शहर में लिया जाता रहा है और उसके बाद सबसे ज्यादा आज वहीं पर केसेस सामने आ गए हैं। इस वक्त क्या अपडेट है? जी देखिए, मध्य प्रदेश में कोविड पॉजिटिव के पेशेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स हैं वो इंदौर में बढ़ रहे हैं। अभी कल रात 8 बजे जो सरकारी बुलेटिन इशू हुआ था, उसके बाद से लेकर अब तक 50 और पेशेंट्स जो हैं वो डिक्लेयर किए गए हैं पॉजिटिव, और ये सारे इंदौर के हैं। तो टोटल आंकड़ा जो है 1360 तक पहुंच गया है और इसमें से लगभग 790 जो है इंदौर के हैं। और कैजुअलिटीज़ की जहां तक बात है, वो इस समय 69 पर है, 69 पर है, और इसमें से 47 लोग जो हैं वो इंदौर के हैं। तो हाई मोर्टेलिटी रेट इंदौर में है और सरकार ये कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि लगातार टेस्टिंग को बढ़ाया जाए और बढ़ाने की वजह से ये इस तरह के पॉजिटिव टेस्ट आ रहे हैं। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि ये सिर्फ टारगेटिंग टेस्टिंग हो रही है, कोई रैंडम टेस्टिंग अभी नहीं हो रही है। और इसके साथ साथ सरकार के पास एक और बड़ा इशू ये भी है कि नंबर ऑफ हॉस्पिटल बेड्स उनके पास कितने हैं, क्योंकि अभी फिलहाल 1000 हैं, 900 तक पॉजिटिव पेशेंट्स का आंकड़ा आ चुका है। तो लगातार समस्याएं भी बढ़ रही हैं उसी तरह से जिस तरह से मध्य प्रदेश के इंदौर में कोविड पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है। स्वच्छता में देश का नंबर 1 शहर मध्य प्रदेश में कोरोना का सबसे बड़ा एपिसेंटर बन गया है। हम इंदौर की बात कर रहे हैं, जहां कोरोना से बेकाबू हालात को संभालने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। शहर में सन्नाटा पसरा है, कई इलाके सील हैं, सड़कें सुनसान हैं, गलियों में आवाजाही बंद है, लेकिन कोरोना फुल स्पीड में है। मरीजों की तादाद हर दिन बढ़ रही है। महामारी की स्पीड ऐसी कि सरकार से लेकर प्रशासन तक सब अवाक है। कुछ अस्पताल बंद हो गए थे या होने की कगार पे थे, उसको भी हम लोगों ने चालू करा दिया है। कई जगह बोर्ड लगा दिए थे लोगों ने कि कोरोना वायरस की वजह से बंद है, उनको भी सख्ती से चालू कराया है और लोगों को बोला है कि आज जनता को सेवा की आवश्यकता है, आज करना बाध्यकारी है इनके लिए। उसमें भी आदेश जारी किए हैं। धीरे धीरे अस्पताल की मैनेजमेंट जो ग्रीन अस्पतालों का है, क्योंकि मरीज कोविड से ज़्यादा अन्य श्रेणी के मरीज 90% से अधिक जो है कोविड से भिन्न मरीज रहते हैं, उनकी भी चिंता हम लोगों को करनी है। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1308 हो गए हैं। उनमें से अकेले इंदौर में मरीजों की संख्या 842 है, जहां पूरे मध्य प्रदेश में 57 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है, जिनमें सिर्फ इंदौर के 47 लोग शामिल हैं। जितने भी हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, हाई रिस्क कोरोना संभावित पेशेंट्स हैं या संभावित व्यक्ति हैं, उन सबका इंडिविजुअल वही 3000 लोग क्वारंटाइन में हैं हम लोगों के, उन्हीं की सैंपलिंग की थी हम लोगों ने। और अब हमारे पास में हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स का बहुत ज़्यादा संख्या ऐसी है नहीं जिसको हम आइडेंटिफाई करें। हमारे जो भी डेथ रेट थे कब्रिस्तानों के, वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गए हैं। जो हमारे येलो पेशेंट्स ओपीडी में जा रहे थे येलो अस्पतालों में, उसमें संख्या में बहुत कमी आई है और थोड़ा कंफर्टेबल स्थिति शहर की हुई है। इंदौर में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामले ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है,
लिहाजा महामारी को काबू में करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। पूरे शहर को 11 सेक्टर में बांटा गया है। शहर में 10 लाख पर 2000 की सैंपल टेस्टिंग कराई जा रही है। साथ ही शहर में सघन सर्वे पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अभी तक 10 लाख व्यक्तियों का सर्वे पूरा कर लिया गया है। अभी हर रोज 500 टेस्टिंग कराई जा रही है। इंदौर में रेड कैटेगरी के 1700, येलो कैटेगरी के 1300 बेड हैं। मैरिज गार्डन, होटल और हॉस्टल को कोविड सेंटर बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए इंदौर प्रशासन ने ओला के साथ चलने वाली टैक्सियों को एम्बुलेंस की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया है। इन तमाम कोशिशों के बीच कोरोना के बढ़ते मामलों ने सैकड़ों सवाल भी खड़े किए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि स्मार्ट सिटी और क्लीन सिटी के नाम से जाना जाने वाला शहर, जिसे स्वच्छता अभियान के तहत 3 बार अवार्ड मिले हों, आखिर कोरोना की नजर में कैसे चढ़ गया। शहर के कलेक्टर की माने तो कोरोना एयरपोर्ट के रास्ते दाखिल हुआ। मेरा ही मानना है कि एयरपोर्ट के जो यात्रियों की स्क्रीनिंग प्रॉपर होना, उनका होम क्वारंटाइन सख्ती से कराना, जो भी लोग थे 5-6 हज़ार लोग, उनका सख्ती से होम क्वारंटाइन होता तो उनको अगर कहीं बाहर की जो फ्लाइट्स आ रही हैं, उनसे जो मेंबर्स आ रहे हैं वो कहीं शहर में ना घूमें। मेन तो फ्लाइट से ही आया, एयरपोर्ट के माध्यम से ही आया है पूरा ये। मतलब ये कि मुंबई में बांद्रा की घटना के बाद मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में प्रवासी मजदूरों का मुद्दा एक बार फिर से सामने आया है। सैकड़ों प्रवासी मजदूर पैसे और भोजन के बिना अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं। बाहरी इलाके पनवेल के पास तलोजा MIDC में कई कोल्ड स्टोरेज कारखाने हैं जो हजारों प्रवासी मजदूरों को रोजगार देते हैं। उनमें से अधिकांश असम और उत्तर पूर्व भारत के अन्य हिस्सों से हैं। वे दैनिक मजदूरी के आधार पर काम करते हैं। एक अनुमान के अनुसार इन उद्योगों को लॉकडाउन में बंद कर दिए जाने के बाद लगभग 5000 प्रवासी दैनिक मजदूर बुरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। कंपनी बंद हो गया है, लॉकडाउन से हम लोग बाहर भी नहीं निकल सक रहे, दाल चावल भी नहीं ले सक रहे, पैसे लेके खाए, वो मेन प्रॉब्लम है। अभी हम लोग ऐसे ही चावल दाल के लिए थोड़ा तकलीफ होता है, सब्जी कुछ ऐसा के लिए तकलीफ होता है, और काम सम नहीं है, रूम में रुकता है, किधर भी जाने का नहीं मिलता है। रिलीफ किसी एजेंसी से नहीं मिल रहा है, असम से भी नहीं मिल रहा है, कोई गवर्नमेंट एजेंसी से नहीं मिल रहा है। थोड़ा NGO सनफ्लावर से एक दिन मिला था, कुछ पैकेट मिला था, वो काफ़ी नहीं है। लॉकडाउन बढ़ा गया तो इसलिए ज़्यादा तकलीफ आ रहा है। लॉकडाउन का सामना शुरुआत में इन मजदूरों ने जो भी थोड़ी बहुत बचत की थी उससे की। उन्हें कुछ मदद भी मिली, लेकिन अब पैसे और राशन सब खत्म हो गए हैं। यहाँ तक कि वे मांग कर रहे हैं कि उन्हें अपने मूल स्थानों पर वापस जाने दिया जाए। खाने का दिक्कत हो रहा है, जैसे अभी तक तो था, जितने दिन तक था हम लोग चला, इसके बाद जब नहीं है तो सरकार के पास हम लोग हेल्प मांग रहा है। वहीं मुंबई से सटे भिवंडी, जिसे पावरलूम नगरी भी कहा जाता है, वहाँ हजारों मजदूर फंसे हैं। इनके पास राशन की भी कमी है और कुछ दिनों बाद इनका राशन भी खत्म हो जाएगा। हम इस वक्त मौजूद हैं नायगांव ज्योत्सा नगर भिवंडी में, जो कि इलाका है जहाँ पर बहुत सारे पावरलूम हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अधिकतम पावरलूम वर्कर्स रहते हैं, डेली वेज वर्कर्स रहते हैं, जो दिहाड़ी पर काम करते हैं। अब हालात यहाँ पर ये हैं कि बहुत सारे जो पावरलूम वर्कर्स हैं उनका राशन तक खत्म हो गया है, उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। यहाँ ज्यादातर मजदूर 10 बाय 10 फीट के कमरे में रहते हैं और इस छोटे से कमरे में 10 से 12 लोग रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नामुमकिन है। जी सर, मैं मानता हूँ सर ये लॉकडाउन रखा गया है, लेकिन सेफ्टी के लिए सेफ्टी भी होना चाहिए। और हम लोग रह रहे हैं कमरे में, 10 लोग रह रहे हैं, तो काहे का सेफ्टी सर? हम लोगों का कोई सेफ्टी तो मिलेगा नहीं। तो सर मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, जो लोग सेफ्टी में हैं उनको उनके घर पहुंचा दिया जाए सर। कुछ मजदूरों का कहना है कि उन्हें लॉकडाउन के बाद से अब तक सिर्फ 2 बार ही भोजन मिला है। तो जब लॉकडाउन पहले इनिशिएट हुआ था तब आपको खाना दिया गया? 2 दिन सुविधा मिला है सर, 2 दिन, वो भी हमारे मैत्री की वजह से। हाँ, लाके 1 दिन कमरे पे पार्सल दिए हैं, और बाकी उधर 5-5 रुपए का हमारा कोई सेट है इधर का, वो 5-5 रुपए का खाना खिलाता है, वो भी खाना समझ में नहीं आता है। मेरा सरकार से यही गुजारिश है, मेरे को चाहे यहाँ पे आके चेक करवाए या चाहे जैसे मेरे को घर भेजे, या तो यहाँ पे मेरे को खाने के लिए बराबर की सुविधा दे। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि प्रवासी मजदूरों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे। इसके बावजूद अभी भी सैकड़ों लोग हैं जो मदद और राहत की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि महाराष्ट्र में अटके हुए सभी प्रवासी मजदूरों को सभी सुविधाएं मुहैया की जाएगी, लेकिन बावजूद इसके आज भी महाराष्ट्र में हजारों ऐसे मजदूर अटके पड़े हुए हैं जिन तक ये सुविधाएं नहीं पहुंच रही। आज तक पर हम न सिर्फ इनकी समस्याएं दिखाएंगे, बल्कि जब तक इन लोगों तक ये मदद नहीं पहुंचती तब तक इस पूरे मामले का फॉलोअप भी करेंगे। भिवंडी से दिव्य सिंह के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक।